दोस्तों आज हम लोग यूपी पीसीएस प्री परीक्षा जो कि 2015 में आयोजित हुई थी उसका हल प्रश्न पत्र देखेंगे। जी हाँ, इससे पहले जो हम लोगों ने प्रश्न पत्र हल किया है वह है 2015 का ही, लेकिन वह री एग्ज़ाम 2015 में 2 बार परीक्षा हुई थी तो री एग्ज़ाम वाला था। अब ये मूल जो पेपर हुआ था वह हम लोग हल कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो सही जवाब है गुर्जरा। आपको पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि मास्की, गुर्जरा, निंतुर और उदयगोलम ये 4 ऐसे अभिलेख हैं जिनमें अशोक का जो वास्तविक नाम अशोक है उसका उल्लेख किया गया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? जी हाँ, कुषाण वंशीय शासक बिम कैडफिसस जो कि कनिष्क प्रथम का पिता भी था दोस्तों। इसने ही भारत में नियमित स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ किया था, बिम कैडफिसस ने, याद रखिएगा। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था दोस्तों? तो सही जवाब है समुद्रगुप्त, लेकिन आयोग ने दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय को माना है, तो हम भी इसी को सही मानेंगे। परम भागवत से याद आता है कि परम सौगत या कहीं कहीं परम सौगात भी मिलेगा। यह उपाधि धारण करने वाला जो शासक था वह था धर्म, पी का मतलब पाल है, पाल शासक धर्मपाल, याद रखिएगा। दोस्तों समय बेहद ही कम बचा है और ऐसे में ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि रिपीटेड क्वेश्चन को एकदम हमको चार्ट लेना है, उसको बिल्कुल गलत ना होने देने का संकल्प हमको ले लेना चाहिए। तो इसके लिए आवश्यक है कि बारंबार जो है उसका रिवीजन, और कई बार जो है आप उसका वीडियो भी देखिए, और केवल देखिए नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जो आपका दायित्व है ना उसको भी निभाइए। जैसे मेरा है मैं उसका निर्वाह कर रहा हूँ, तो आप लोगों को भी करना चाहिए। आगे आ गए हम लोग मध्यकालीन इतिहास में। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे दोस्तों, तो सही जवाब है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। अगला सवाल, जी हाँ दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि अभी तक फरवरी का करंट अफेयर्स क्यों नहीं मिला है। तो आपको बता दूं कि अभी तक जो ई दृष्टि की मैगजीन आती है वह उपलब्ध नहीं हो पाई है। जैसे ही आती है मैं आपको चीज़ें उपलब्ध कराना शुरू कर दूंगा। एकदम से तो आपको पूरा नहीं दे पाऊंगा, थोड़े थोड़े हिस्से प्रयास करूंगा कि 3 छोटे छोटे वीडियो में जो है पूरा फरवरी का ई दृष्टि हम लोग कंप्लीट कर लें। तो वही है कि थोड़ा धैर्य रखिए और निरंतर, ये मत समझिए कि एक बार वीडियो देख लिया, एक बार पीडीएफ पढ़ लिया, एक बार अपना नोट्स पढ़ लिया बस तैयार हो गए। नहीं, कम से कम 4 से 5 बार आपको पढ़ना है दोस्तों, तब जाके जो है आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तुरंत देखेंगे पेपर में क्वेश्चन और खटाक से मार देंगे, तब इस अवस्था को आप प्राप्त कर पाएंगे। तो यही है कि जब तक वो नहीं आती है तब तक आप पिछला जो भी करंट अफेयर्स है उसको एकदम रगड़ दीजिए, रपटा के। फिर अगला सवाल है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था दोस्तों? तो सही जवाब है तेमुचिन, सी विकल्प सही है। मंगोल शासक था, इसी का नाम जो है तेमुचिन था, याद रखिएगा। अगला, निम्न में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था दोस्तों? तो चोल जो हैं वह त्रिकोणात्मक संघर्ष के हिस्से नहीं थे दोस्तों। आपको पता होगा कि जो त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था वह कन्नौज पे अधिकार को लेके हुआ था, क्योंकि कन्नौज जो है उस समय शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। वहाँ पर व्यापार और जो भी समृद्धि थी वह बेहद ही उत्कृष्ट दर्जे की थी, इसलिए हर किसी की आकांक्षा थी कि इस पे हमको कब्जा कर लेना चाहिए। तो इसी संदर्भ में युद्ध हुआ था 3 शासकों के बीच में। वह किस वंश से थे? राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार। तो याद रखिएगा, राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार पार हुए, ठीक है। प्रतिहारों की इसमें जीत हुई, यह भी आपको याद रखना है। कन्नौज का पुराना नाम महोदया नगर भी मिलेगा और कहीं कहीं महोदय श्री भी मिलेगा, इसको भी याद रखना है, सीधे पूछ लिया जाता है।
प्रतिहारों को सफलता मिली। सीधे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था उसमें सफल कौन हुआ था, तो सही जवाब है प्रतिहार जो हैं पार हुए थे उसमें। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे दोस्तों? धर्मपाल थे, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले भी बताया है। इन्होंने ही परम सौगत की उपाधि भी धारण की थी, याद रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात हो रही है। फिर है आधुनिक भारत में हम लोग बढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस अधिनियम के द्वारा खो दिया था? तो सही जवाब है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो चाय का अधिकार बचा था, एकाधिकार ब्रिटिश कंपनी का, वह भी अब समाप्त हो गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के सारे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। मात्र चाय पर एकाधिकार उसका कायम था और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार उसका कायम था। लेकिन 1833 में जो है ये दोनों बचे हुए भी एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, याद रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण जो तथ्य है 1813 के चार्टर एक्ट का, वह यह है कि इसी एक्ट के द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। किस लिए? शिक्षा पर व्यय करने के लिए, याद रखिएगा। अब ये सब चीज़ें आपको ये तो नहीं देने वाले हैं, इसीलिए कहते हैं कि इस क्लास को क्या कहते हैं, PYQs विद MDA, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ आपको चीज़ें दे रहा हूँ। कई लोगों का कहना है कि RO ARO का भी उपलब्ध कराइए, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, ये कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद ही शुरू कर देंगे, क्योंकि उसका भी हमको कहीं ना कहीं अपनी PCS परीक्षा में लाभ मिलेगा। तो ये हमारी प्राथमिकता में है। इसके बाद जो भी समय बचेगा आपको वह उपलब्ध कराना शुरू कर दूंगा उस समय के अंदर। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ बर्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था दोस्तों। जी हाँ, उसी सम्मेलन की बात हो रही थी जिसको इन्होंने भाइयों और बहनों करके संबोधित किया था। तो यह दोस्तों कब हुआ था? शिकागो में 1893 में, याद रखना है 1893 में। 1893 में ही दोस्तों लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस अधिवेशन की 3 बार अध्यक्षता की थी, आपको यह भी याद रखना है। सबसे पहले 1886 में, जी हाँ, कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, कहाँ? KKT अर्थात कोलकाता, वहाँ पर भी DVN का मतलब दादा भाई नौरोजी है। तो सबसे पहले दूसरे कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कोलकाता में दादा भाई नौरोजी ने की थी। और 1893 में जब विवेकानंद शिकागो में धर्म सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, तब यहाँ जो है लाहौर में दादा भाई नौरोजी कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। फिर तीसरा जो अधिवेशन हुआ वह कोलकाता में 1906 में हुआ और इसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने की थी, याद रखिएगा। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था दोस्तों। तो सही जवाब है महाराष्ट्र में। जी हाँ, BD सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला। जी हाँ, अभिनव भारत का पूर्व में नाम क्या था? यह सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका पूर्व नाम जो था वह था मित्र मेला। कब स्थापित हुआ? 1899 में। यही 1904 में जो है अभिनव भारत में कन्वर्ट हो गया, याद रखिएगा। फिर है कौन सा सही सुमेलित है? याद रखिएगा, सुमेलित नहीं है, नहीं है, सुमेलित है। तो सही जवाब है खालिद बी सईद की पुस्तक है पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज। यही जो विकल्प है वही सही है। बाकी देख लेते हैं। द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक किसकी है? पीटर हार्डी की है। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज जो है वो हम लोग देख ही चुके हैं, खालिद बिन सईद की है। फिर है खिलाफत टू पार्टीशन, मोइन शकीर की है। और मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया, WC स्मिथ की है।
तो ये चारों जो हैं विकल्प आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि इधर का उधर और उधर का इधर करके आपसे पूछ ही लेगा। राजा जनता के लिए बने हैं और जनता राजा के लिए नहीं बनी है, यह कथन किसने कहा था? तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने कहा था, जिन्होंने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की थी। इनको जो है भारतीय राजनीति के पितामह के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, शिक्षाविद, विचारक और जो है नेता थे, याद रखिएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है दोस्तों। तो सही जवाब है सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। जब बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था दोस्तों, उसी समय सन्यासियों की यात्रा पर भी प्रतिबंध लगाए गए थे। तो इन सब और इसके साथ ही दोस्तों अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से क्षुब्ध होकर जो बाबा सन्यासी थे, नागा थे, वह जो है अपने फर से भाले लेकर जो है अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार हो गए थे। वहीं से जो है दोस्तों अखाड़े की परंपरा जो है शुरू हुई थी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देखते होंगे प्रयागराज संगम में भी अखाड़ों के नाम से जो है संगठन बने हुए हैं। तो ये क्या करते हैं दोस्तों? अभ्यास करते हैं। इन्होंने जो है अपने हथियारों के माध्यम से जो है अंग्रेजों के साथ लोहा लेने के लिए, मतलब लोहा लेने के लिए ठान ली थी, लोहा लेने का मन कर लिया था और करा भी था इन्होंने। तो वहीं से जो है कहा जा सकता है कि अखाड़ों की परंपरा शुरू हुई थी। तब से जो है यह लोग जो हैं निरंतर अभ्यास करते हैं। जो विभिन्न प्रकार के मेले होते हैं, फिर चाहे कुंभ मेला हो या फिर कोई और माघ मेला। हाली पद्धति किससे संबंधित थी दोस्तों? तो सही जवाब है बंधुआ मजदूरों से संबंधित थी। याद रखिएगा, हाली पद्धति के अंतर्गत बारदोली जो कि गुजरात में है, वहाँ पर कपिल राज जनजाति के लोग जो हैं उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करते थे। इसी को जो है हाली पद्धति के नाम से जाना जाता था। ये लोग बंधुआ मजदूर हुआ करते थे। कपिल राज जनजाति, यह भी याद रखना है, कहाँ से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है, वो भी बारदौली क्षेत्र, यह भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार जो उस समय वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन, उन्होंने ही द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट पुस्तक लिखी है। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किस में महात्मा गांधी उपस्थित थे? एकदम बच्चा सवाल है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। याद रखिएगा, उस समय भारत में जो वायसराय थे वह वेलिंगटन थे और ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री थे वह रैमजे मैकडोनाल्ड थे। यह भी याद रखिएगा। और यह सम्मेलन हुआ कहाँ था? सेंट पॉल पैलेस में हुआ था। यह भी याद रखना है। कब हुआ था? सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 के बीच। याद रखना है। एक बात और याद रखनी है, मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम, और एनी बेसेंट, जी हाँ, कॉमनवेल्थ जिनका पत्र है, समाचार पत्र था कॉमनवेल्थ, यह भी पूछ लिया जाता है, कॉमनवेल्थ, उसकी संपादक थी एनी बेसेंट। ये दोनों लोग अपने खर्चे से इस सम्मेलन में शामिल हुए, यह भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो सही जवाब है नागपुर अधिवेशन में। यह 1920 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है वह किसने की थी दोस्तों? इसकी अध्यक्षता जो है दोस्तों नागपुर अधिवेशन की वह सीवी राघवाचार्य ने की थी। याद रखिएगा, यहीं पर कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो सही जवाब है स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1936 में की गई थी। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है?
तो आप सब लोग जान रहे होंगे लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। लिट्टन लाया और रिपन हटाया। दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लिट्टन लेके आया था और लॉर्ड रिपन ने इसको हटाया था। याद रखिएगा 1978 में लाया गया था लिट्टन के द्वारा और रिपन ने इसको 1882 में हटा दिया था। तो यह भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? याद रखना है, इस पे ज़्यादा जोर देना है। नहीं है पूछ रहा है तो सही जवाब है M.A. जिन्ना जो हैं खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं थे। फिर क्या है? S.C. बोस फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित थे, आपको पता ही होगा। M.K. गांधी जी चंपारण आंदोलन से और मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट से ताल्लुक़ रखते थे, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे दोस्तों, सभी लोग जान रहे होंगे, एकदम बच्चा सवाल है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अच्छा कहीं कहीं जो है WC बनर्जी पूछ लिया जाता है तो कंफ्यूज कतई नहीं होना है। अब जो है जो आपने कहीं नहीं देखा होगा सवाल, वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगली बार व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो पहले की तो की ही थी, लेकिन 8वें अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी 1892 में। जी हाँ, दादा भाई नौरोजी से पहले 1892 में इलाहाबाद, जी हाँ वर्तमान में प्रयागराज में कांग्रेस के 8वें अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? तो अविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। कब? 1907 में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण जो है 1910 में हुआ था, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में हुआ था, और अगला देखते हैं लाहौर षड्यंत्र 1916 और 1930 में हुआ था। वहीं काकोरी षड्यंत्र जो है 1924 में ना होकर दोस्तों 1925 में हुआ था, वह भी 9 अगस्त 1925। और अब जो है काकोरी षड्यंत्र प्रकरण का नाम क्या कर दिया गया है? काकोरी एक्शन डे। यह भी याद रखिएगा। इधर उधर करके आपसे पूछा जा सकता है कि काकोरी षड्यंत्र कांड का वर्तमान में नाम क्या हो गया है। अब बात करते हैं 1924 में कौन सा षड्यंत्र हुआ था? तो KNP षड्यंत्र, बोले तो कानपुर षड्यंत्र। तो आपको यह भी याद रखना है। काकोरी षड्यंत्र, जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा, जो ट्रेन जा रही थी डाउन ट्रेन, 8 डाउन ट्रेन, जी हाँ 8 डाउन ट्रेन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर नाम से जा रही थी, इसको जो है लूटा था किसने किसने? चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र सान्याल और राजेंद्र लाहिड़ी। हाँ, इन सब लोगों ने जो है मिलकर लूटा था। उसमें चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वह बच गए थे, बाकी राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह जैसे लोग जो हैं और राम प्रसाद बिस्मिल, ये लोग जो हैं पकड़ गए थे और इन चारों को जो है फांसी दी गई थी। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि इनको फांसी किस जगह दी गई थी? तो कैसे याद रखना है? राजेंद्र लाहिड़ी को जो है वह गोंडा में फांसी दी गई थी, याद रखिएगा गोंडा। कैसे याद रखना है? लाहिड़ी, ये जो ड़ा है इसको डा पढ़िएगा, ठीक है? तो डा गोंडा में भी डा है और लाहिड़ी में भी डा है, दोनों को लिंक करिएगा, कन्फ्यूजन दूर। फिर राम प्रसाद बिस्मिल की बात करते हैं दोस्तों। इनको जो है, राम की बात हो रही है दोस्तों, तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई BJP से ही संबंधित स्थल आएगा, तो गोरखपुर की जेल में जो है इनको फांसी दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल को। अशफाक उल्ला को जो है साथियों फांसी जो है फैजाबाद में दी गई थी, याद रखिएगा। अशफाक में फा है और फैजाबाद में भी फा है। और क्या है लॉजिक याद रखने का? अशफाक भी मुस्लिम नाम है और फैजाबाद भी मुस्लिम नाम है, तो इन दोनों को लिंक करिएगा, कन्फ्यूजन भागेगा। रोशन सिंह दोस्तों, इनको जो है कहाँ फांसी दी गई थी? नैनी जेल में दी गई थी, प्रयागराज की नैनी जेल में।
कैसे याद रखना है दोस्तों, नैनी का जो नया पुल बना है प्रयागराज में, उस पे जो है इतनी ज़्यादा लाइटें लगाई गई हैं तो पूरा का पूरा रोशन है, तो वहीं पर रोशन सिंह को जो है फांसी दी गई थी। तो ऐसे लिंक करेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। यही सब चीज़ें दोस्तों औरों से यूनिक देता हूँ आपके लिए। यदि ऐसा महसूस हो कि वाकई में यूनिक है, कंटेंट एकदम मारक है, तभी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अन्यथा मत करिए। डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इतने तो नैतिक हैं ही आप लोग, यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं। मैं यही मान के चलता हूँ कि अमूमन जो हमारे जो साथी हैं, जो दर्शक हैं, वह सभी के सभी यूपी पीसीएस ही देते हैं। तो इतना तो आप लोगों के बारे में मैं भी जानता हूँ, इतने तो नैतिक हैं ही कि काम को पहचान के रेटिंग तो दे ही सकते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो सी और डी दोनों सुमेलित नहीं है। कौन कौन से, जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में हुई थी, एकदम सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी, यह भी सही है। दोस्तों ये जो कुछ संगठन है ना कांग्रेस से पहले के, इनको एकदम रट जाना है। एक सवाल जरूर पूछ लिया जाता है, या तो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा या इसी तरह से मैच करने के लिए पूछ लिया जाएगा। तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की स्थापना 1823 में हुई थी। बाकी लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1838 में हुई थी। अब दोस्तों भूगोल की बात करते हैं। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो यह जो है दोस्तों सवाल करंट अफेयर्स का दे दिया गया है। आर्थिकी जैसे ही आती है आपको एकदम अपडेट चीज़ें दे दूंगा, उसको देखना मत भूलिएगा दोस्तों। अभी जो है विकल्प में किसको सही किया जाएगा याद रखिएगा, जो कि 20-21 के आंकड़े हैं उसके अनुसार जो है उत्तर प्रदेश में जो है गन्ने के अंतर्गत सर्वाधिक कृषि की जाती है, याद रखिएगा। उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यदि आपसे कहा जाए दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा GDW का मतलब गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन, जी हाँ कन्याकुमारी की बात हो रही है, के मध्य स्थित है? तो आपको पता होगा कोरोमंडल तट, जी हाँ तमिलनाडु पर जो तट है वो कोरोमंडल तट कहलाता है। वहीं पर जो है मतलब वही तट जो है कृष्णा डेल्टा और कैप कमोरिन के मध्य स्थित है। यहीं पर दोस्तों जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है उससे कम वर्षा होती है, बल्कि जो उत्तर पूर्वी मानसून है जिसको लौटता मानसून भी कहते हैं, उससे जो है यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। इसके बाद जो ऊपरी हिस्सा बचता है उसको उत्तरी सरकार कहते हैं, याद रखिएगा। केरल राज्य के मतलब केरल समंदर से जहाँ पे लगा हुआ है जो तट है उसको मालाबार तट कहा जाता है, और यहीं पर मालाबार अभ्यास भी होता है, याद रखिएगा। कथन और कारण दिए गए हैं। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। तो कथन तो ठीक है भैया। अब कह रहे कारण क्या है, क्योंकि यमुना असतत वाहिनी नदी है। तो कारण एकदम सिरे से गलत है। जी हाँ दोस्तों, यमुना जो है सतत वाहिनी नदी है, याद रखिएगा, क्योंकि इसका उद्गम जो है हिमालय से है। तो कथन तो सही है लेकिन कारण जो है एकदम गलत है, तो सही जवाब विकल्प सी होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप हैं? तो बैरन द्वीप जो है दोस्तों भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन कहाँ से प्राप्त होता है? तो मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। हाल के आंकड़े जो दोस्तों हैं वह कह रहे हैं, जी हाँ दोस्तों एकदम ट्रेंड बदला है कि सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन जो है
वह मध्य प्रदेश में ना होकर महाराष्ट्र में हुआ है। इसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर मध्य प्रदेश का है। लेकिन यदि उत्पादन की बात करें प्रति हेक्टेयर, तो उत्पादकता जो है दोस्तों वह मध्य प्रदेश की है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। तो आगे अगर बदला हुआ कुछ रहेगा वह आपको आर्थिकी में कवर करा दूंगा, इसीलिए कहता हूँ बार बार आर्थिकी को देखना मत भूलिएगा। जैसे ही बाजार में आएगी तुरंत आपको उपलब्ध कराऊंगा। श्वेत क्रांति संबंधित है दोस्तों दुग्ध उत्पादन से, याद रखिएगा। वर्गीज कुरियन जो हैं दोस्तों इस क्रांति के लिए जिम्मेदार थे, याद रखिएगा। और इनकी जो एक पुस्तक है वह है अनफिनिश्ड ड्रीम, इसको रट जाइएगा, पूछ ली जाती है। और इन्हीं के जन्म दिवस जयंती के उपलक्ष्य में जो है भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा दुग्ध दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है 1 जून को मनाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। और 26 नवंबर को ही है को जो है दोस्तों 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है, तो सही जवाब है क्यू, जो कि इंग्लैंड में स्थित है, याद रखिएगा। ज्वालामुखी को मिलाना है दोस्तों एक से दूसरे को। सबन काया जो ज्वालामुखी है वह पेरू में है, याद रखिएगा। पेरू जो है दोस्तों इस बार चांदी का अग्रणी उत्पादक बना है, याद रखना है। कैसे याद रखना है, चांदी की पायल जो है पैरों में पहनी जाती है, याद रखिएगा। माउंट एटना इटली में है, कोलिमा जो है मेक्सिको में है, मेरापी इंडोनेशिया में है। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, तो सब जान रहे होंगे कनाडा की। कितनी है, 2,43,042 किलोमीटर। फिर कौन सा सुमेलित नहीं है, वाइलिंग झील डोमिनिका में है, 5 फ्लावर झील मंगोलिया में ना होकर दोस्तों चाइना में है, रेड लैगून झील बोलीविया में है और ग्रेट स्लैब झील कनाडा में है। तो 5 फ्लावर झील जो है दोस्तों वह चाइना में अवस्थित है, याद रखिएगा, वो भी सिचुआन प्रांत में। निम्न में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, तो माउंट कोटापैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। जी हाँ, कहाँ स्थित है, इक्वेडोर में स्थित है, यह भी याद रखिएगा। इक्वेडोर कहाँ है दोस्तों, इक्वेडोर जो है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में अवस्थित है। इसकी राजधानी दोस्तों क्वेटा है, याद रखिएगा, क्वेटा। और दोस्तों क्योटो क्या है दोस्तों, एक स्थान है कहाँ, जापान में, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है, आपको ये भी पता होगा। और ये तो हो गया क्योटो और ये हो गया क्वेटा और एक हो गया टोक्यो। टोक्यो जो है जापान की राजधानी है, याद रखिएगा। तो ये तीनों नाम जो हैं दोस्तों कन्फ्यूजन पैदा करने वाले हैं, इसलिए आपको एक ही जगह पे देना मैंने आवश्यक समझा। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, तो आपको पता होगा बैकाल झील को जो है पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। बैकाल को पाताल से जोड़िएगा तो इससे निष्कर्ष निकलेगा कि बैकाल झील जो है दुनिया की सबसे गहरी झील है, जो कि रूस में अवस्थित है। सॉरी। निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है, तो सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, बाकी जो सारे उद्योग हैं कौन कौन से, लोहा, शर्करा और सीमेंट, ये तीनों उद्योग ऐसे हैं जहाँ पर जो उद्योग होना चाहिए वह कच्चे माल के नज़दीक ही होना चाहिए। तो उद्योग की नज़दीकी कच्चे माल की उपलब्धता के पास होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स ही एक ऐसा उद्योग है जो इससे कोई सरोकार नहीं रखता है। तो सही जवाब इलेक्ट्रॉनिक्स होगा।
कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एड्रियाटिक सागर की राजधानी दोस्तों रोम को नहीं कहा जाता है बल्कि वेनिस को कहा जाता है, जो कि इटली का एक शहर है। बाकी लॉरेन कोयला क्षेत्र जो है फ्रांस में अवस्थित है। वेस्ट मिडलैंड्स जो है बर्मिंघम में है। और टुला जो है दोस्तों रूस में अवस्थित है। याद रखिएगा, बर्मिंघम में ही दोस्तों इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था। निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है? तो ऑस्ट्रेलिया। बी विकल्प सही है। दोस्तों यदि प्रहरियों की आवाज़ आ रही हो, जी हाँ कुत्तों की बात कर रहा हूँ, तो इसको इग्नोर करिएगा। फिर से वही बात दोहराऊंगा कि सब काम चलाऊ चल रहा है, एडिटिंग वेडिटिंग कुछ भी नहीं हो रही है। चीज़ें जितनी आसानी से आपको दे सकता हूँ, आसानी का मतलब ये नहीं कि चीज़ें आसान से तैयार हो जा रही हैं, नहीं दोस्तों, कुछ संसाधनों की कमी है, इसी वजह से चीज़ें जो हैं एकदम नमक मसाले के साथ नहीं दे पाता हूँ आपको। लेकिन कंटेंट की गुणवत्ता को लेके जो है इसका कोई सानी अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई यूट्यूब पे होगा। ऑस्ट्रेलिया विश्व बॉक्साइट उत्पादन में शीर्ष स्थान पे है, यह भी याद रखना है। निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, एडिट वेडिट नहीं करता हूँ, इसी वजह से जो गलती होती है उसको कमेंट बॉक्स में पिन करता हूँ और मैं उसको स्वीकार भी करता हूँ। तो मुझे उसको लेके कतई अफसोस नहीं होता, कतई खेद नहीं होता है, क्योंकि मैं स्वीकार ही कर लेता हूँ। प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं जापान को करेंगे, लेकिन कोरिया जो है इसका सही जवाब है। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार कहाँ अवस्थित है? तो सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया में ही एक जो खान है जिसका नाम है ओलंपिक डैम खान, यह जो है यूरेनियम के लिए जानी जाती है, तो इस खान का नाम भी याद रख लीजिएगा। निम्न प्रजातीय वर्गों में से किस से उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं? तो आपको पता होगा मंगोलाइड प्रजाति से जो हैं, जो उत्तरी अमेरिका के निवासी हैं, वे संबंधित हैं। अब पर्यावरण से सवाल देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित है? तो अजैविक जो अवयव हैं वह जीवाणुओं से संबंधित नहीं है, आपको पता ही होगा। हरे पौधे जो हैं पारिस्थितिक तंत्र का एक हिस्सा हैं, याद रखिएगा। पर्वत जो है सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र नहीं है दोस्तों, तो यह भी सुमेलित नहीं है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र अगर है कोई तो वह है समुद्री पारितंत्र, यह आपसे पूछ लिया जाता है इसको, इसलिए एकदम रट जाइएगा। एक सूची को दूसरी से मिलाना है। तो देख लेते हैं दोस्तों, खनिज जो हैं दोस्तों समाप्त होने योग्य हैं, आपको पता ही होगा। सौर ऊर्जा जो है दोस्तों असमाप्त होने योग्य है, यह भी याद रखिएगा। तो बी वाला 4 से जुड़ेगा जाके। बायोगैस जो है इसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, तो यह भी कनेक्ट हो गया। वन अपरोपण जो है वर्षा से संबंधित है, याद रखिएगा। अपरोपण की बात हो रही है, रोपण की नहीं। यदि वनों का उन्मूलन हो रहा है तो वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। तो हम लोगों ने मिलान इसका कर ही दिया, तो विकल्प ए सही है। निम्न में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? तो सही जवाब है बायोगैस। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो मुख्य कारण पूछा गया है तो आवासीय विनाश। यह सवाल घुमा फिरा के जरूर पूछ लिया जाता है, तो रट जाइएगा। एकदम मुख्य कारण पूछा है दोस्तों, इसलिए कन्फ्यूजन पैदा हो जा रहा है कि कौन सा ज़्यादा सही है या कैसे चुने। तो एकदम आंखें बंद करके मार दीजिएगा, आवासीय विनाश। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2008 की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारियों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो जो WHO ने अपनी रिपोर्ट दी थी उसने जो है कोई उल्लेख नहीं किया था, इसलिए इस पे स्टार मार के चलते हैं। ऐसे प्रश्न जो है आयोग रिपीट नहीं करेगा, ये मान के चलिए। जी हाँ, WHO की बात करें तो दोस्तों 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा।
और इसीलिए जो है प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। WHO का हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है दोस्तों? तो जेट्रोफा जो है बायोडीजल की फसल है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो सही जवाब है पादप संरक्षण से संबंधित है। उत्तराखंड के चमोली जिले में जो है यह आंदोलन किया गया था दोस्तों, और इसका नेतृत्व जो है दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा और दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट ने किया था। यह भी याद रखिएगा। 1973 में हुआ था चमोली में। जो वृक्ष कट रहे थे तो उनको बचाने के लिए उनको जो है पकड़ के लोग खड़े हो गए और उनको नहीं कटने दिया, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन, मतलब लोग जो है पेड़ से चिपक गए थे उनको कटने से बचाने के लिए। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों, तो 1972 में पारित हुआ था, याद रखिएगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम की बात करें दोस्तों, तो 1980 में यह अधिनियम पारित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो कई बार आपको बता चुका हूं कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 को जो है कनाडा के मॉन्ट्रियल में ओजोन संरक्षण से संबंधित एक समझौता हुआ था, जिसको मॉन्ट्रियल समझौता भी कहते हैं, जो कि 1989 में लागू हुआ था। यह भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसीलिए 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो एकदम पश्चिमी घाट जो है सही उत्तर है, रट जाइएगा। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है दोस्तों? तो सही जवाब है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो एक सभी जान रहे होंगे, लाइकेन जो है प्रदूषण संकेतक पौधा है, जो कि शैवाल और कवक दोनों का मिश्रण होता है। यह भी याद रखिएगा, जिसको मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया है। इसको ग्रामीण भाषा में जो कनकटा कहते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो सही जवाब है सौर सेल। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट पर जो हैं सदाबहार वन पाए जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलाना है। दाची घाम नेशनल पार्क जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। पापी कोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में अवस्थित है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य या सरिस्का नेशनल पार्क जो है राजस्थान में है। और बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में अवस्थित है, याद रखिएगा। फिर कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों? तो ओजोन रिक्तता जो है दोस्तों चर्म कैंसर को जन्म देने के लिए जिम्मेदार होती है। तो डी विकल्प सही है। बाकी मिथाइल आइसोसाइनेट जो है भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित है। फ्लोराइड प्रदूषण जो है दांत के क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड जो है अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। मिथाइल आइसोसाइनाइड से एक सवाल जरूर पूछ लिया जाता है। 3 दिसंबर 1984 को यह घटना हुई थी भोपाल में, याद रखिएगा। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है दोस्तों, किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, याद रखिएगा। निम्न में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? जी हाँ दोस्तों, गोबर गैस जो है देसी प्रणाली है, तो याद रखेंगे कि इसकी खोज भी किसी देसी आदमी ने की होगी। तो सही जवाब है S.B. देसाई ने इसकी खोज की थी। S.B. देसाई ने। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो सही जवाब है एस चंद्रशेखर ने। इन्होंने ही दोस्तों सर्वप्रथम चंद्रशेखर सीमा का सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा। इसके लिए इनको भौतिकी का नोबेल भी दिया गया। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो सही जवाब है
उत्तल दर्पण। यदि पूछा जाए कि चिकित्सक के द्वारा मुंह के निरीक्षण के लिए किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो सही जवाब होगा अवतल दर्पण। और हाँ दोस्तों, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल दर्पण और दूर दृष्टि दोष के लिए जो है उत्तल दर्पण लगाया जाता है। निवारण की बात हो रही है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बहुत ही चर्चित, एकदम प्रिय सवाल है, मतलब रिपीट मारिए दिए थे कतई। किस लिए दिया गया था? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए 1921 में। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक का मतलब दोस्तों वह बिंदु जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है। जब ढक्कन लगा दिया जाता है तो आपको पता है कि उस पर दाब बढ़ जाता है। दाब बढ़ जाता है तो जो अंदर तरल रहता है, जो भी भोजन रहता है, वह जल्दी उबाल नहीं मार पाता क्योंकि दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है और जब जल्दी उबलता नहीं है तो उसकी ऊष्मा जो है बढ़ जाती है और खाना जल्दी पक जाता है। तो याद रखिएगा। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो लूसेंट से यह सवाल बना दिया गया है। अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। हरित क्रांति संबंधित है दोस्तों गेहूं उत्पादन से, याद रखिएगा। नॉर्मन बोरलॉग को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और भारतीय स्तर पर जो है एम.एस. स्वामीनाथन। जी हाँ, सौम्या स्वामीनाथन इन्हीं की पुत्री हैं, याद रखिएगा। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए किसे प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन। जी हाँ, यह अर्धचालक है तो सिलिकॉन को इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही जर्मेनियम को भी इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ही अर्धचालक हैं। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता अचालकों से कुछ ज़्यादा किंतु चालकों से कम होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो रेयान जो है सही सुमेलित नहीं है। यह रूपांतरित स्टार्च होने के बजाय एक पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित फाइबर है। बाकी रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। फुलरीन कार्बन का एक अपर रूप है। ऊन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। तीनों विकल्प सही सुमेलित हैं। CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप इसका पूर्ण रूप है। यह सवाल आपको पहले भी बता चुका हूँ। निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो H2SO4 अथवा सल्फ्यूरिक एसिड को जो है कार की बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। CNG की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो CNG की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। तो विकल्प ए सही है। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है? तो टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। आपसे टेफ्लॉन का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है तो इसको याद कर लीजिएगा। पेटफी या फिर पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन जो है टेफ्लॉन का ही नाम है। आपने देखा होगा बाजार में जो काली सतह होती है ना जिन बर्तनों की, जो नॉन स्टिक होती है, जिसपे जल्दी खाना चिपकता नहीं है, वो टेफ्लॉन से ही बनाई जाती है। इसी का लेप होता है उसमें। कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किसके द्वारा किया जाता है? तो सही जवाब है कीटों के द्वारा। ये जो हैं इसके माध्यम से कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं। कीटों का दोस्तों यह एक तरह का गुण है, याद रखिएगा। जुगनू भी यह काम करता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है दोस्तों?
तो सही जवाब है ऑक्सीजन का परिवहन करना। एक सवाल यहाँ से जरूर पूछ लिया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी में जो पाया जाता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू क्यों आते हैं दोस्तों? क्योंकि प्याज से जो है सल्फेनिक अम्ल का निष्कासन होता है। याद रखिएगा, सल्फोनिक भी दिया है विकल्प में, कंफ्यूज कतई नहीं होना है। सल्फेनिक ना कि सल्फोनिक। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो देख लेते हैं दोस्तों। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। फोलिक अम्ल की कमी से रक्ताल्पता या फिर एनीमिया हो जाता है। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी, और विटामिन बी1 की कमी से बेरी हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है दोस्तों। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, और विटामिन बी1 का रासायनिक नाम जो है थायमीन है। यह भी याद रखिएगा। जो पराक्रमी होते हैं वो दूसरों की परिक्रमा नहीं करते हैं दोस्तों, इस बात को अपने जहन में रखा करिए। तो इधर उधर मत भटकिए, लगे रहिए, डटे रहिए, खटिया तोड़ दीजिए। तोड़ने का मतलब तोड़ फोड़ के कोने पे टिका दीजिए, लग जाइए, तभी प्री निकलेगा भैया। 173 सीटें हैं मात्र, खटिया खड़ी करनी ही पड़ेगी, तभी आयोग की खटिया खड़ी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो आयोडीन। याद रखिएगा, आयोडीन इसके लिए आवश्यक नहीं है। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन डी इसका सामान्य नाम है। इसको अर्गोकैल्सिफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। यह विटामिन डी का एक अन्य प्रकार है, याद रखिएगा। अग्नि 5 मिसाइल के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो विकल्प डी सही नहीं है। यह पूर्णतः स्वदेशी है, यही कथन सही है। यह पूर्णतः स्वदेशी है। बाकी इसकी जो मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर है। दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर रहने की क्षमता है, और कहीं से भी इसको प्रक्षेपित किया जा सकता है। भारत ने अपने मंगल ग्रह ऑर्बिटर मिशन को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक कब प्रक्षेपित किया था? तो सही जवाब है 5 नवंबर 2013 को। किस रॉकेट के द्वारा? तो PSLV-C-25 के द्वारा। याद रखिएगा, इसको मॉम्स भी कहते हैं। WWW का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूर्ण नाम है दोस्तों, और इसकी खोज जो है टिम बर्नर्स ली ने की थी। यह भी याद रखिएगा। फिर राज्य व्यवस्था से संबंधित सवालों को देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो सभी जान रहे होंगे, अनुच्छेद 123 के अधीन ऐसा काम करता है राष्ट्रपति। वहीं यदि बात करी जाए किसकी दोस्तों? अगले सवाल की, क्या है प्रावधान दिए गए और किस अनुच्छेद में कहा गया है, उसको मिलाना है। विधि के सम्मुख समानता जो है अनुच्छेद 14 से संबंधित है। कार्य करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 42 के तहत आता है। जी हाँ, नीति निदेशक तत्वों की बात हो रही है। और बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा जो है अनुच्छेद 45 के तहत आता है। और कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां जो हैं अनुच्छेद 41 के तहत आती हैं। इसको याद रखिएगा।
थोड़ा उसमें दोस्तों गड़बड़ हो गया है, सुधार कर लीजिएगा। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है और कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थितियां जो हैं अनुच्छेद 42 में दी गई हैं, याद रखिएगा। राज्य वित्त आयोग के संबंध में कौन सा सही है दोस्तों? तो याद रखिएगा, यह एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख 243 आई में किया गया है, याद रखना है। निम्न में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो सही जवाब है P.A. संगमा जो थे प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो सभी जानते होंगे पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यही 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में आया। तो इसीलिए 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है और एक सवाल जरूर पूछ लिया जाता है। सूचना का अधिकार के संबंध में कौन सा सही है दोस्तों? तो सही जवाब है बी और सी। यह एक संवैधानिक अधिकार है और यह एक विधिक अधिकार भी है, याद रखिएगा। संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति किसकी राय प्राप्त करेगा? तो सही जवाब है भारत के निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करेगा। यदि कोई सदन का सदस्य लगातार 60 दिन सदन की बैठक में शामिल नहीं होता है बिना किसी सूचना के, तो उसको जो है सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा। यह भी सवाल पूछ लिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 103 में जो है सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे दोस्तों? तो सही जवाब है चंद्रशेखर लोकसभा के सदस्य थे। HD देवगौड़ा, I.K. गुजराल और मनमोहन सिंह अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य नहीं थे, जबकि चंद्रशेखर जो हैं ऐसे सदस्य थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। किस लिए दोस्तों? ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में। और यदि अनुच्छेद 44 की बात करें तो यह समान नागरिक संहिता के निर्देश देता है राज्य के लिए। निम्न में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल। और संविधान के अनुच्छेद 243 आई में जो है राज्य वित्त आयोग के गठन की बात कही गई है। वहीं यदि केंद्रीय वित्त आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 280 में इसका प्रावधान है। दोनों ही 5 वर्ष के अंतराल पर गठित किए जाते हैं। किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के तहत यह काम किया जाता है। कथन और कारण दिए गए हैं। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती, एकदम सही है, क्योंकि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, अतः विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है दोस्तों संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है, बल्कि इसका गठन जो है 1998 में रट जाइयो कतई इसको चुनाव सुधार और जनप्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन के लिए सुझाव देने के लिए किया गया था। बाकी सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति और पुंछी आयोग तीनों का गठन जो है केंद्र राज्य संबंधों
के लिए किया गया था। तो यह तीनों आपको रट लेने हैं, पूछ लिया जाता है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार दोस्तों कहाँ से लिया गया? तो सही जवाब है यूएसए के संविधान से लिया गया। बात करें यदि प्रस्तावना की या फिर उद्देशिका की भाषा की, तो इसको जो है हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है और अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित माना जाता है, यह भी याद रखिएगा। किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होगा? तो सही जवाब है महान्यायवादी अथवा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। यह भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। आपको एक बात और याद रखनी है, यह जो है संसद के किसी भी सदन की बैठक में हिस्सा ले सकता है, किंतु मतदान करने का अधिकार इसको प्राप्त नहीं है। कथन और कारण दिए गए हैं अगले सवाल में। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है क्योंकि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो कारण भी सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। संविधान लंबा हुआ है तो इसका कारण कई देशों के संविधान से चीज़ें उधार लेना है, ना कि केवल और केवल अमेरिका से मौलिक अधिकारों को उधार लेना। तो कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु व्याख्या नहीं करता है। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो सही जवाब है भारत में नागरिकता जो है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता के रूप में है। माफ कीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के तहत नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2 में किए गए हैं, यह भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो सही जवाब है अनुच्छेद 51A में। याद रखिएगा भाग 4A में जो है 51A जोड़कर जो है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया था और ऐसा जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर किया गया था। याद आया दोस्तों 86वां संविधान संशोधन जो कि 11वें क्रम का था दोस्तों, इसके अनुसार जो कि 2002 में हुआ था, यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, मैंने 22 कर दिया है। उसके अनुसार 11वां मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया था। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार के निहित जो कौन से बच्चे दोस्तों? तो याद रखना प्राथमिक स्तर के बच्चे इसमें शामिल होंगे, 6 से लेकर 14 वर्ष, यह भी याद रखिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 1 अप्रैल 2010 को जो है लागू किया गया था। अर्थव्यवस्था से संबंधित सवालों को देखते हैं। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? एकदम बच्चा सवाल है दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने किया, याद रखिएगा। वर्तमान में जो है दोस्तों योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया है। कब दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को, जिसके अध्यक्ष जो हैं वह सुमन बेरी हैं और CEO जो हैं वह परमेश्वर अय्यर के बाद जो हैं अब BVR सुब्रमण्यम बनाए गए हैं। BVR या फिर PVR जैसा समझो उस तरह से याद कर लेना। योजना आयोग की बात करें तो 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 2008 में पारित हुआ था, रट लेना है इसको।
मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है दोस्तों सभी को। किसको किसको? कुशलता में विकास, उत्पादकता में वृद्धि और संसाधनों का समुचित प्रयोग। जी हाँ, ह्यूमन कैपिटल टर्म का जो इस्तेमाल है वह सर्वप्रथम अर्थशास्त्री थियोडोर ने किया था। उन्होंने जो है मानव पूंजी को अन्य पूंजी के समान ही माना था। उनके अनुसार मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग उत्पादकता में वृद्धि की ओर ले जाएगा। विनियोग मतलब यदि मानव पूंजी पर ज़्यादा बल दिया जाए, जिस तरह से पीपीआर मॉडल अपनाया जाता है, वैसा ही यदि मानव पूंजी के क्षेत्र में भी किया जाता है तो उससे क्या होगा दोस्तों? संसाधनों का समुचित प्रयोग होगा और ऐसा होने से उनकी कुशलता में वृद्धि आएगी, विकास आएगा। मतलब उनका कुशलता में विकास होगा और कुशलता में विकास होने से उत्पादकता में वृद्धि होगी और देश का विकास भी होगा। कथन को बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सही जवाब है मनरेगा या फिर एमजी नरेगा 2003 से संबंधित नहीं है। बाकी जन श्री बीमा योजना 2000 में आई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में आया था। आम आदमी बीमा योजना 2007 में आई थी। हम मनरेगा की बात करें, यह जो है साथियों प्रारंभ में नरेगा नाम से जो है शुरू हुआ था। याद रखना है कब? 2 फरवरी 2006 को। और यह अधिनियम कब बना था? 2005 में। फिर इसका नाम जो है नरेगा से दोस्तों मनरेगा कब कर दिया गया? तो 2 अक्टूबर 2009 को जो है इसका नाम नरेगा से बदलकर मनरेगा कर दिया गया। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो सही जवाब है कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि। कोई विशेष इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, समझ लीजिएगा इसको। फिर अभी समझने समझाने का समय भी नहीं है दोस्तों, जो मिले उसको रट जाओ, चाप जाओ, एकदम नया नहीं पढ़ना, जो है उसी को घोटम घोट करते रहना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो सही जवाब है बहुफसली योजना भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। बाकी काश्तकारी सुधार, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन जो है भूमि सुधार का हिस्सा है। फिर बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो औद्योगिक वित्त जो है सिडबी के तहत आता है, याद रखना है। सामाजिक सुरक्षा के उपाय जो हैं भारत निर्माण योजना से संबंधित हैं। ग्रामीण साख का सृजन जो है नाबार्ड के माध्यम से किया जाता है। ग्रामीण रोजगार जो है दोस्तों SJSRY स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की बात हो रही है, तो यही संबंधित नहीं है, यह शहरी रोजगार से संबंधित है। ग्रामीण रोजगार से कौन सी योजना संबंधित थी दोस्तों? तो स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना जो है ग्रामीण रोजगार से संबंधित थी, यह भी याद रखना है। कौन सा जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? तो सही जवाब है विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। कौन स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है? तो सही जवाब है नाबार्ड। बाकी तीनों RRB व्यापारिक बैंक और सहकारिता बैंक तीनों जो हैं सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप की मदद करते हैं, याद रखना है। नाबार्ड क्या करता है? नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो है संबंधित बैंकों को ऋण देता है और बैंक फिर उन गांव के लोगों को ऋण देते हैं, तो यह सीधे नहीं ऋण देता है, तो इसीलिए यह सही उत्तर नहीं होगा। याद रखिएगा नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो बता दूं आपको NABARD। इसमें जो NA है दोस्तों, इन दोनों अक्षरों को जो है नेशनल माना जाता है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। और इसी के साथ दोस्तों एक बैंक था एग्जिम बैंक, इसकी स्थापना भी 1982 में ही हुई थी। सेम डेट पे नहीं हुई थी, यह याद रखिएगा, 1982 सेम वर्ष था, इसलिए बता दिया आपको।
निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सम्मिलित नहीं थी? तो सही जवाब है तिलहन इससे संबंधित नहीं था। बाकी चावल, दाल और गेहूं सब जो हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से संबंधित हैं। आपको पता ही होगा तिलहन नहीं दिया जाता है। निम्नलिखित आयु समूहों में से कौन सा सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य है? तो 6 से 14 वर्ष। यह भी याद रखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में की गई थी। हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। और 20वीं सदी में कौन सा दशक था दोस्तों? तो सही जवाब है 7वां दशक। 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत भारत में जो है एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 2013-14 में रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी थी दोस्तों? तो वर्तमान में बात करें 21-22 के आधार पर तो 54.67% या फिर 55% हिस्सेदारी है। निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो एकदम बच्चा सवाल है। कृषि क्षेत्र जो है वह भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है दोस्तों? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों, किसका? उपर्युक्त सभी का। किसका किसका? औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का और परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का भी। याद रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है दोस्तों भारत निर्माण का, या पिछली बार भी एक सवाल पूछा गया दोस्तों। इसमें 6 घटक शामिल है, पिछली क्लास में भी आपको बताया, देख लीजिएगा। एमजी नरेगा के सकारात्मक परिणामों के संदर्भ में या संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि, सही है। श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में कमी, दूसरा, और शहरों की तरफ प्रवास में कमी। तो तीनों कथन सही हैं। तो सही जवाब होगा विकल्प ए। जी हाँ दोस्तों, 2 वाला कथन सही नहीं है, मैं भी इसमें कंफ्यूज रहा हूँ। श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में कमी जो है इससे संबंधित नहीं है, यह इसका सकारात्मक परिणाम नहीं है, क्योंकि सौदेबाजी शक्ति में कमी नहीं, एक तरह से मजबूती आई है। तो यह उल्टा इसमें दिया गया था, तो इसमें सुधार कर लीजिएगा। कथन 1 और 3 ही सही हैं, तो इस तरह से विकल्प ए सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण अंग योजना का हिस्सा नहीं है दोस्तों? तो देखिए, अभी ऊपर भी पूछा गया था। भारत निर्माण योजना के 6 हिस्से हैं, कौन कौन से? सिंचाई, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण आवास, पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण टेलीफोन कनेक्टिविटी। तो 6 अंग हैं इसके, या भी रट लीजिएगा। फिर जनसंख्या की बात करते हैं दोस्तों। 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है दोस्तों? तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? तो सही जवाब है रहन सहन का स्तर। बाकी जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात और ग्रामीण शहरी जनसंख्या जननांकीय विशेषताओं का ही हिस्सा हैं। तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? तो सही जवाब है निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। विकल्प डी इसका सही उत्तर है। 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम किसमें थी दोस्तों? तो बिहार में थी, यह भी याद रखिएगा। राज्य विशेष के सवाल देखते हैं। निम्नलिखित बाघों में से कौन बेतवा
बांधों की बात हो रही है, बाघों की नहीं, माफ़ कीजिएगा। कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो रिहिंद बांध। एक बांध और है माता टीला, या भी रट लीजिएगा या पूछ लिया जाता। माता टीला बांध भी बेतवा नदी पर ही बनाया गया है। और केन और बेतवा जो लिंक परियोजना है, इसी के चलते दोस्तों जो पन्ना नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, उसका क्षेत्र जो है घटता जा रहा है। और इसी समस्या से निजात पाने के लिए जो है वहाँ पर नए टाइगर रिजर्व की स्थापना की जा रही है। आपको करंट अफेयर्स में बताया भी है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व की, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा, अब एक बार ये चेक कर लीजिएगा कि वह पन्ना टाइगर रिजर्व भी है या कोई दूसरा है। निम्नलिखित में से कौन, अब आप लोग टाइगर और चीते में अंतर तो जान ही रहे होंगे, कई बार बता चुका हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष था? तो अतुल गुप्ता जो है चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों यह सब हो गया है। अब जो है यहाँ से करंट अफेयर शुरू होता है, इसको हम लोग स्किप करके आगे बढ़ते हैं और फिर आते हैं विविध पर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, इसी दिन 25 जनवरी 1950 को जो है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है दोस्तों किसकी? यूएसए की है। या उस समय करंट अफेयर्स में ही सवाल चर्चा में था, वहीं से पूछ लिया था, हालांकि इन्होंने यहाँ पर इसको अलग दिखाया है। तो सही जवाब यूएसए होगा। तो इस तरह से पूरे 150 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। करंट अफेयर्स को लेकर निश्चिंत रहिएगा, पूरा कंटेंट आपको दे रहा हूँ, घटनासार का निचोड़ उसको तैयार करिए और बाकी अक्टूबर से तो कम से कम उठा ही लीजिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से लेकर अप्रैल तक इतना करंट अफेयर्स चुन चुन के हमको रट लेना है और पूरा का पूरा आपको दे रहा हूँ, कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ई दृष्टि मैगजीन आ जाएगी, संभवतः 1 या 2 दिन और लगेगा क्योंकि चीज़ें तैयार करने में समय लगता है। और मारक मैगजीन है, जिसको मैं जितना बखानूं उतना कम है, क्योंकि आप यहाँ वहाँ टॉपर्स के माध्यम से भी इसको जान पाएंगे या सुन सकते हैं। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। बाकी चैनल अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ये तो आप भी जानते होंगे, बहुत ही घिसो पिटो डायलॉग है, जो डायलॉग तो नहीं है कहीं इसके लिए, मतलब बहुत घिसी पिटी बात है, उसके लिए छोड़ दो। अब जा समझ लो सीधी बात कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, तभी काम चलिए। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।